Napoleon Bonaparte, Emperor of France from 1804 to 1814, known for military and political leadership. This man was literally on the battlefield, facing bullets flying at his face in battle after battle after battle. Leonardo da Vinci, painter of one of the most famous painting, Mona Lisa. Leonardo da Vinci, legendary artist. His genius is universal. It speaks to everybody. He was also a scientist and inventor. There was a reason for every decision and every line. As her smile, Alexander the Great, history's most successful military leader and commander. इन सब का नाम तो हम सब ने सुना होगा, पर इन सब में कॉमन क्या है? ये सब नोन फिगर्स हैं हिस्ट्री के, हाँ, पर एक और चीज़, they all were powerful and some of them were mysterious too. पर फिर सवाल आता है कि what we have to do with this? पर उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि what secrets did they hold जो इन्हें अलग बनाता है बाकी लीडर्स से। मैटर नहीं करता कि हम स्कूल में हैं कि कॉलेज में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे दिमाग में कभी ना कभी ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि हाउ टू बी फेयर, हाउ टू बी रिस्पेक्टेड, हाउ टू हैव अ टच ऑफ मिस्ट्री, हाउ टू बी चार्मिंग, हाउ टू सब्जुगेट अदर्स एंड हाउ टू बी पावरफुल। फिर चाहे वो स्कूल में बुली से बचने के लिए हो या फिर अपने वर्क स्पेस में अथॉरिटी क्लेम करने के लिए। और अगर हम समझ पाएँ जो विस्डम इन लोगों के पास था तो फिर हमारे पास सारे आंसर्स होंगे उन सवालों के जो हमने अभी पूछे, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द पीपल हु वर एक्सपर्ट एट इट। पर ऐसा क्या है जो इन्हें पता था पर हम नहीं समझ पाते? सो लेट्स बिगिन। चैप्टर फर्स्ट, द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। 8th सेंचुरी BC में असीरियन ब्रूचल फोर्स से अपर एशिया पे रूल कर रहे थे। मडिया के लोग जो आज का नॉर्थ वेस्टर्न ईरान है, उन्होंने असीरियन रूलर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। बहुत स्ट्रगल के बाद उन्हें आज़ादी मिल गई, लेकिन अब उन्हें एक नई गवर्नमेंट चाहिए थी जो और डिस्टेबलाइज कर सके। मडिया के लोग मोनार्की या डेस्पोटिज्म नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक हाथ में पूरी पावर कंसंट्रेट होने से क्या होता है। लीडर के बिना किंगडम में क्राइम और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, वायलेंस भी बढ़ गया और विलेजेस एक दूसरे से लड़ रहे थे। इन्हीं विलेजेस में एक आदमी रहता था, दियोसिस। दियोसिस ने अपने विलेज में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली, क्योंकि वो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स इम्पार्शियल होकर रिजॉल्व कराता था। उसकी ईमानदारी के लिए लोग भी उसे जानने लगे। वहाँ की कोर्ट्स जजेस भी बिना लीडर के करप्ट होते जा रहे थे और लोगों का विश्वास भी इन इंस्टीट्यूशंस पे कम होता जा रहा था। लोग अपने लीगल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कराने दियोसिस के पास जाने लगे। लोग दूसरे दूसरे विलेजेस से आके उसके पास अपने मैटर डिस्कस करते और वो इसी बीच काफ़ी पॉपुलर होता जाता अपने विजडम और ऑनेस्टी के लिए पूरे किंगडम में। बट एट द पीक ऑफ हिज पावर एंड पॉपुलैरिटी, दियोसिस डिसाइड करता है अब वो रिटायरमेंट लेगा इन सब चीज़ों से। वो ना ही किसी के मैटर्स देखेगा, ना ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराएगा। जिसके पीछे का रीज़न वो बताता है कि वो अपने काम के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। पर उसके पीछे का रीज़न क्या सच में यही था? नहीं, पर असली रीज़न के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। दियोसिस के सडन विड्रॉ करने की वजह से फिर से किंगडम में क्योस फैल जाता है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं, हर जगह क्राइम बढ़ जाता है और इसी वजह से एक दिन सारे विलेजर्स आपस में मीटिंग करते हैं कि उन्हें एक गवर्नमेंट स्टेबलाइज करनी होगी, क्योंकि ऐसे तो उनका किंगडम रहने ही लायक नहीं बचेगा। इवन तो वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि वो वापस से डेस्पोटिज्म फॉलो करें, पर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए उन्हें अब चाहिए था एक लीडर जो गवर्न कर सके, एंड द पर्सन दे वांटेड their leader to be was none other than Theosis। पर थियोसिस को कन्विंस करना काफी मुश्किल था। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद थियोसिस एक्सेप्ट कर लेता है उनका प्रपोजल टू बिकम देयर लीडर। जिसके बाद थियोसिस अपने रूल स्टेबलाइज करता है, जिसमें से एक ये रहता है कि कोई भी आम आदमी को वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा और जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहेंगी वो कोर्टियर्स के थ्रू कन्वे की जाएंगी और कोर्टियर्स भी सिर्फ वीक में एक बार उससे मिल सकते हैं। और उसके बाद क्या? थियोसिस रूल्ड द एम्पायर फॉर 53 years, extended the Median Empire and stabilized the foundation for what would later be called as the Persian Empire under his great great grandson Cyrus। और जो लोगों की रिस्पेक्ट थी थियोसिस के लिए, it later turned into worshipping him।
वहाँ के लोग उसे सन ऑफ गॉड मानने लगे। पर ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ही स्टेबलाइज्ड द एम्पायर। इसका आंसर हाँ भी और नहीं भी, पर उससे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इन सब से हमें क्या लेना है। वेल, लेना देना है हमें भी, पर इन सारे सवालों से पहले एड्रेस करते हैं ये सवाल कि व्हाई डिड दियोसिस विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम थिंग्स एट द पीक ऑफ हिज पावर। वो मना क्यों कर देता है लोगों को कि वो डिस्कस नहीं करेगा कोई भी मैटर। अब दियोसिस वाज अ मैन ऑफ ग्रेट एम्बिशन। उसने शुरुआत में ही समझ लिया था कि कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए। उसने डिसाइड किया ही विल बिकम द मैन फॉर दिस जॉब, और इसी वजह से दियोसिस डिसाइड करता है कि वो अपनी रेपुटेशन बिल्ड करेगा एज अ फेयर एंड ऑनेस्ट मैन। और यही करते करते जब वो पॉपुलर हो गया पूरे किंगडम में एज अ मैन ऑफ इम्पेक्केबल फेयरनेस, तभी दियोसिस को रियलाइज होती है द पावर ऑफ द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। इतने लोगों को एक्सेसिबल और अवेलेबल होने की वजह से दियोसिस हैड लॉस्ट द रिस्पेक्ट जो वो पहले अनअवेलेबल होके गेन करता था। और यही चीज की वजह से दियोसिस डिसाइडेड टू विथड्रॉ, ताकि वो फिर से स्कार्स और रेयर हो सके। और दियोसिस ने उसके किंगडम के लोगों को रियलाइज करा दिया कि हाउ इज देयर लाइफ विदाउट हिम, जिसकी वजह से क्योस के टाइम पे सब वापस आ गए दियोसिस के पास। और एक बार जब दियोसिस समझ गया था द लॉ ऑफ स्कार्सिटी, जिसे फिर उसने अ कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया अपने लिए। पर ये लॉ ऑफ स्कार्सिटी है क्या? ये वो लॉ है जो एक पत्थर को भी वैल्यूएबल बना देता है, जैसे डायमंड। जो चीज रेयर होती है वो ज्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट गेन करती है। लोग उसे पाने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक डायमंड एंड गोल्ड, जैसे हमने दियोसिस की स्टोरी में भी देखा। अब सवाल आता है कि कोई प्रोफेशनल वर्क में, स्कूल में या कॉलेज में इन सब बातों को कैसे अप्लाई करेगा? तो इसका सोल्यूशन ये रहा। पहला तरीका, सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन। हर इवेंट या प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करने के बजाय केयरफुली सोचो और उन इवेंट्स में इन्वॉल्व हो जहां तुम्हारी प्रेजेंस नोटिस की जाए और वैल्यू हो। इससे तुम्हारी रेपुटेशन एज अ इम्पैक्टफुल पर्सन बनेगी। दूसरा तरीका, कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। हर वक्त अवेलेबल मत रहो लोगों के लिए, वरना लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे और तुम नॉर्मल हो जाओगे उनके लिए। तीसरा तरीका, टेकिंग ब्रेक। दियोसिस की तरह ब्रेक ले सकते हो, ओकेजनली डिसअपीयर हो जाओ। और अगर हम कुछ क्रिएट करने की बात करें तो जो भी चीज हम बनाए, प्रोड्यूस करें, वो रेयर होनी चाहिए, इजिली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए और कम होनी चाहिए, जैसे कि मोस्ट ऑफ लग्जरी ब्रांड्स या ट्रिलियन डॉलर कंपनीज और आर्टिस्ट करते हैं। पर अगेन ये सब तो बातें हो गई। व्हाट्स द स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ दे आर लॉजिकल एंड रेशनल। इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक देयर इज अ प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या है? सो इट्स सिंपल, इफ द क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड इज इमेंस इन द मार्केट, इट विल हैव अ लो प्राइस, बट इफ देयर इज स्कार्सिटी एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड, देन उसका प्राइस हाई होगा। दिस प्रिंसिपल एक्ट एज अ जस्टिफिकेशन कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ दे आर ट्रू। अब देखो, एनिमल्स जो होते हैं दे आर टाइड टू हैबिट्स एंड रूटीन्स। सिर्फ हम इंसानों के पास पावर होती है कि हम डेलिबरेटली कंट्रोल या फिर अल्टर कर सकें अपने बिहेवियर्स को और हैबिट्स को। इसलिए यू नीड टू मेक पीपल स्टार्व फॉर यू। यू हैव टू अपीयर लेस इन ऑर्डर टू अपीयर रेयर। ये बात नेपोलियन को भी पता थी। दैट्स व्हाई ही सेड, इफ आई एम ऑफन सीन एट द थिएटर, पीपल विल सीज टू नोटिस मी। और ये बात बहुत ज्यादा सच है इन द मैटर्स ऑफ लव। इसलिए नाइनन दे लैंडकॉस ने कहा था, लव नेवर डाइज आउट ऑफ स्टार्वेशन बट ऑफन ऑफ इंडाइजेशन। In this world where everything has become so banal, people crave for larger than life figures. ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आसानी से इंटरप्रिटेट ना किया जा सके, जिनको आसानी से समझा ना जा सके, और जिस चीज को भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता पीपल फेयर इट। पर क्या सिर्फ यही एक चीज करके आप प्रोजेक्ट कर सकते हो अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज? द आंसर इज नो। इनफैक्ट अगर हम कुछ और चीजें नहीं समझेंगे, इंस्टेड ऑफ लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टफुल, we will fall for the general mediocrity। और अगर हम कभी दिखेंगे ही नहीं और ज्यादा सबसे मिलेंगे ही नहीं, तो कैसे सेटअप करेंगे एक स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रेसिव रेपुटेशन? कैसे लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे? और अगर हम बहुत ज्यादा दिखेंगे तब भी पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ अस। तो करें क्या? वेल, इसका आंसर मिलेगा हमें जब हम लुइस 14 के कोट को समझेंगे। वो वहां पे ऐसा क्या करता था जिसकी वजह से ही वो सो पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल देयर। और इसके बारे में हम बात करेंगे इन द सेकेंड चैप्टर।